हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। 22 अगस्त 2024 की शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को हमें एक दूसरे के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें दिया गया स्टेटमेंट है, प्रीमाइस है, कंक्लूजन है, आर्गुमेंट है, और उसके जो रिस्पेक्टिव उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो दी गई है दूसरी लिस्ट में। तो आप सभी जानते हैं कि सारी की सारी जो चीज़ें दी गई हैं, सारे के सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। कथन, आधार वाक्य, निष्कर्ष, युक्ति। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। किसी युक्ति में कोई कथन जिसे आधार वाक्य द्वारा प्रमाणित या समर्थित किया जाना आशायित है। ऐसा वाक्य जिसे सत्य या असत्य के रूप में देखा जा सकता है। कथनों का समूह जिसके द्वारा अन्य कथन को प्रमाणित या समर्थित किया जाना आशायित है। हमें दूसरे कथन या निष्कर्ष को क्यों स्वीकार करना चाहिए, इसका कारण। देखिए, दो चीज़ बिल्कुल साफ साफ आपके सामने नज़र आ रही है। कथन, जिसको आप हिंदी में स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, एक तरीके का प्रोपोजिशन होता है जो या तो सही होगा या गलत होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। स्टेटमेंट अगर हम इसको सम्मिलित करना चाहें तो आप देखिए यहाँ पर ये इससे बिल्कुल सम्मिलित हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 ए आपका सम्मिलित होगा 2 के साथ, ठीक है। ए आपका सम्मिलित हो रहा है 2 के साथ। यहाँ आप देखिए ऑप्शन में 2 एंड 4 दिया गया है। प्रीमाइस क्या है? प्रीमाइस भी एक तरीके का आपका जो है स्टेटमेंट ही होता है, ठीक, लेकिन वो किसी स्टेटमेंट के पीछे जो तर्क है उसको इंडिकेट करता है प्रीमाइस, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ नीचे दिया गया है, रीज़न वाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो प्रीमाइस हमेशा रीज़न को इंडिकेट करता है। जैसे प्रीमाइस 1 आप देखिए, ये कहा गया है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये प्रीमाइस 1 है। प्रीमाइस 2 में कहा गया है कि रमेश एक व्यक्ति है, इसलिए जो कंक्लूजन निकला वो क्या है? रमेश मरणशील है, ठीक। तो आपने देखा कि बी का ऑप्शन यहाँ पर 4 आ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि ए का 2 और बी का 4 ऑप्शन आ रहा है सीधे सीधे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ फिर से मैच करना है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उनको आपको उसकी जो डिफिनीशन है उसके साथ कनेक्ट करना है। हिंदी में देखिए, पद, अवधारणा और उसका वर्णन, उपनय, परामर्श, व्याप्ति, पक्षधर्मता, ठीक है। इसमें आप कैसे इसको वो करेंगे, सुमिलित करेंगे। वन बाय वन हम इसको पढ़ते जाते हैं, वन बाय वन इसको हम देखते चलते हैं कि कैसे चीज़ें कहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। उपनय जो दिया गया है, ठीक है, उपनय जो दिया गया है उसको, उपनय के संबंध में जो डिफिनीशन हमें पता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि कोई भी एक जो सार्वत्रिक नियम होता है, सार्वत्रिक नियम का मतलब होगा यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस, ठीक है। जैसे सूरज जो है वो पूर्व से उगता है, ठीक, ये एक तरीके का यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस है। अब यह उस सार्वत्रिक नियम को किसी विशेष उदाहरण पर लागू करना होता है, ठीक है। उपनय जो होता है किसी एक यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस को किसी एक पर्टिकुलर केस में लागू करने की क्रिया जो होती है वो उपनय कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं व्याप्ति पर। व्याप्ति क्या होती है? व्याप्ति में हमेशा ध्यान रखिए कि जो मध्य पद होता है और जो प्रधान पद होता है, मतलब जो मिडिल टर्म है और जो मेजर टर्म है, उसके बीच का ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक। एग्जाम्पल कैसे? जहाँ भी धुआं होता है वहाँ पर अग्नि होती है, तो यहाँ पर धुआं जो है वो मिडिल टर्म है और अग्नि जो है यहाँ पर मेजर टर्म है। तो व्याप्ति में क्या है? मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसको ये इंगित करता है। अब बात करते हैं पक्षधर्मता पर। पक्षधर्मता, जैसा कि भी मैंने आपको बताया, व्याप्ति में क्या होता है? मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है। उसी तरीके से पक्षधर्मता में मिडिल टर्म और जो माइनर टर्म है उसके बीच एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिसको हम वन बाय वन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उपनय किससे संबंधित हो जाएगा? उपनय किससे संबंधित हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पर हिंदी वर्जन भी इसका हम देख लेते हैं, हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं जल्दी से। व्याप्ति द्वारा यथा व्यक्त पक्षधर्मता का ज्ञान, हेतुपद और पक्षपद का निरापवाद संबंध अथवा साहचर्य, सार्वभौमिक सहवर्तिता का वर्तमान मामले में अनुप्रयोग, हेतुपद और साध्यपद का निरपवाद साहचर्य।
इंग्लिश में भी देखिए इसको। उपनय, उपनय का संबंध हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंट्स टू द प्रेजेंट केस, ये हो जाएगा। कोई भी जो सार्वत्रिक नियम है उसका प्रेजेंट केस के साथ जो संबंध है वो उपनय कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब व्याप्त को देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें माइनर टर्म और मेजर टर्म के बीच जो होता है वो एक रिलेशन होता है। यहाँ पर देखिए द इनवेरिएबल रिलेशन और एसोसिएशन ऑफ द मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म, ये नहीं है। द इनवेरिएबल एसोसिएशन ऑफ द मिडिल टर्म विद द मेजर टर्म, व्याप्त यहाँ पर ये हो गई, सी का 4 हो गया। पक्षधर्मता यहाँ पर द इनवेरिएबल रिलेशन और एसोसिएशन ऑफ द मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ ए का 3, सी का 4 और डी का 2, ए का 3, सी का 4 एंड डी का 2, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ChatGPT is an AI chatbot developed by OpenAI and was launched in November 2022. What does ChatGPT stands for? ChatGPT का इन्होंने पूरा नाम पूछा है, क्या क्या हो सकता है इसमें नाम देखिए, इन्होंने दिया है एग्जाम्पल, जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसमिशन, चैट जनरल प्री ट्रेन टेक्नोलॉजी, चैट जनरलाइज्ड प्री ट्रेन टेक्निक, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है, एक जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई का क्या मतलब हुआ कि वो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल के थ्रू आपके जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का वो जवाब खोजता है, एप्रोप्रिएट आंसर खोजता है, जनरेट करता है, ठीक है, इसलिए इसको जनरेटिव बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इन्होंने पूछा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, हिंदी में भी आप देखिए। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के प्रयोग के क्या क्या लाभ हैं। पहला, प्रयोक्ता को कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रतिष्ठापित नहीं करना होता। प्रयोक्ता को सॉफ्टवेयर प्रतिष्ठापित करने के लिए हार्ड डिस्क में स्थान आवंटित नहीं करना होता है। प्रलेख को सुरक्षित रखने हेतु भंडारण स्थान क्लाउड प्रदाता प्रदान करता है। प्रयोक्ता इंटरनेट सुविधा वाले किसी भी कंप्यूटर से प्रलेख को खोल अथवा संपादित कर सकता है, ठीक है। इंग्लिश में इसका हम देखेंगे सारे के सारे जो इसके ऑप्शंस हैं। द यूज़र डज नॉट हैव टू इंस्टॉल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आपको सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए, ठीक है, और अपना डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अतिरिक्त एक अन्य व्यवस्था दी गई होती है जो कि सुदूर किसी देश में रखे हुए सर्वर के माध्यम से आपको मिलती है, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू काम कर रहा है, तो उसमें उन्होंने पूछा है कि कौन कौन सी इसकी विशेषता हो सकती है। तो यस, पहला वाला देखिए, द यूज़र डज नॉट हैव टू इंस्टॉल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। अगर मुझे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, मेरे कंप्यूटर में नहीं भी है, तब भी मैं इसको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर ए सही बिल्कुल। द यूज़र डज नॉट हैव टू एलोकेट स्पेस टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन द हार्ड डिस्क, बिल्कुल सही। जब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप में, तो मुझे इसको हार्ड डिस्क में कोई स्थान देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी ऑप्शन सही हो जाता है बी। Storage space to save the document is provided by the cloud provider. The user can open or edit the document from any computer which has internet facility. Yes, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी का होना आवश्यक है। इंटरनेट फैसिलिटी के बिना आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ क्या दे रहा है लास्ट वाला, इफ़ द यूज़र हैज़ स्लो इंटरनेट कनेक्शन देन ही शी वुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स एक्सेसिंग और डाउनलोडिंग हिज हर डॉक्यूमेंट। बिल्कुल गलत। जितना ज़्यादा आपका इंटरनेट की स्पीड सही होगी, फास्ट होगी, आप उतनी अच्छी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग पर जा कर के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने डेडिकेटेड जो वर्क हैं उसको आप कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो 3 ही हैं, ए बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Based on the source of their food, organisms occupy a specific place in the food chain known as। ये एक फूड चेन में
जो उसके लेवल्स हैं उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। अपने खाद्य के स्रोत के आधार पर खाद्य श्रृंखला में जीवों का एक विशिष्ट स्थान होता है जो निम्न रूप में ज्ञात होता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी फूड चेन है, फूड चेन में जो पहला लेवल है वो प्रोड्यूसर्स का है, जो सच में जो भोज्य या जो पोषक चीज़ें हैं जिनको प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे लेवल पे जो चीज़ें आती हैं उनमें केवल जो है कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स मतलब जो प्रोड्यूस की गई चीज़ों को खाते हैं। जैसे पहले लेवल में आएगा, मतलब इसका जो आंसर है वो है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल का मतलब ये हो गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आप देखो कि आपको जो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, जो आपको एल्गी दिखाई दे रही है, पानी में जमी हुई काई, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं, जनरेट करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। तो ट्रॉपिक लेवल में वो लेवल 1 के माने जाते हैं। इसके बाद लेवल 2 में कौन कौन से आते हैं? हार्बीवोरस। हार्बीवोरस कौन होते हैं? जो पौधों के जो पत्तियां होती हैं या एल्गी होता है उसको खा करके अपना जो है अपना भोजन करते हैं, उनको बोलते हैं हार्बीवोरस। फिर उसके बाद कौन से आते हैं? उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन होते हैं? कार्निवोरस जो इन हार्बीवोरस को खाते हैं, मतलब जो शाकाहारी कीटों को खाते हैं। ठीक है, तो ये 3 इसके लेवल होते हैं, ये ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक एयर पोल्यूटेंट नहीं है? आपको मत पता होना चाहिए कि दो प्रकार के पोल्यूटेंट होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या होता है? प्राथमिक वायु प्रदूषक वो प्रदूषक होता है जो डायरेक्ट सोर्स से निकलता है। ठीक है, जो डायरेक्ट सोर्स से निकलता है। लेकिन सेकेंडरी जो एयर पोल्यूटेंट होता है वो डायरेक्ट सोर्स से नहीं निकलता। वो क्या होता है? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट ऐसे सब्सटेंसेस और ऐसे केमिकल्स के साथ आपस में मिलने से एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन से वो बनते हैं, उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से O3 जो है आपका ओजोन, ये प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। ये कौन सा है? ये सेकेंडरी वायु प्रदूषक है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अन्य गैसेस के मिलने के साथ और प्रकाश की गर्मी से ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न अरेंज द फॉलोइंग गैसेज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। GWD क्या होता है? GWD क्या होता है? जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका सबका अपना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। कोई किसी का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि कौन सी ऐसी गैस है जो अपने में गर्मी को, ऊष्मा को बहुत देर तक संजोए रख सकती है। वो जितनी देर तक संजोए रखेगी गर्मी को उतना ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होगी। ठीक है, अब इसको इन्होंने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो इसको आपको देखना होगा कि देखिए कौन कौन से हैं इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड है जो फर्स्ट ऑप्शन पे है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड है। तो जो सबसे कम, जिसमें जो वैश्विक तापन के लिए जो सबसे कम जिम्मेदार गैस होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि ये बहुतायत मात्रा में मिलती है, लेकिन ये उतने ज़्यादा समय तक ये गर्मी को अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखती। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है CH4, इसके बाद आता है मीथेन आता है इसके बाद। ठीक है, इसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, और चौथे नंबर पे आएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद आएगा लास्ट में SF6। SF6 ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा समय तक जो है ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित रखता है। तो सबसे लास्ट में होगा C, सबसे पहले होगा आपका A, फिर हो जाएगा B, फिर हो जाएगा E, फिर हो जाएगा D, एंड फिर हो जाएगा C। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर सही हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एमंग द फॉलोइंग्स आर ग्लोबल स्केल फिनोमिना? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल स्केल फिनोमिना है, मतलब जो पूरे भूमंडलीय स्तर पर घट रहा है? उसमें आप देखिए ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब ओजोन लेयर का क्षरण जो है ये एक ग्लोबल स्केल फिनोमिना है। ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल स्केल फिनोमिना है। ग्लोबल स्केल फिनोमिना का मतलब ये हो गया कि इससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। फॉरेस्ट फायर एक ग्लोबल स्केल फिनोमिना नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है कि कंटिनेंट लेवल का हो सकता है कंट्री लेवल का हो, लेकिन ये
ग्लोबल स्केल लेवल का फिनोमिना नहीं है। सी लेवल राइज, यस सी लेवल राइज भी आपका क्या है, ये भी एक ग्लोबल स्केल फिनोमिना है, क्योंकि समुद्र का स्केल जब बढ़ता चला जाएगा तो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। एयर पोल्यूशन बहुत से ऐसे देश, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी भी एयर पोल्यूशन उस लेवल का नहीं है जहाँ पर, जैसा कि दिल्ली में या चाइना के शहरों में है। तो ये भी क्या कहते हैं, ग्लोबल स्केल फिनोमेना नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ए बी एंड डी। ए बी एंड डी क्या, ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे है, देखिए ए बी एंड डी। नेक्स्ट मूव करते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, खासकर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रखिएगा कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, रियो समिट, पेरिस एग्रीमेंट, इनके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको जो है सुमेलित करना है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या था, रियो का क्या था, पेरिस एग्रीमेंट का क्या था। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक इसको वो करते चलते हैं। रियो समिट जो इसको हम अर्थ समिट के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ये बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए जानी जाती है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या वो है, इसको यस पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल, ये वन बाय वन इनको हम इनके ईयर वाइज भी समझ लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सबसे पहले अस्तित्व में आया था। कब आया था अस्तित्व में, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन के डिप्लीशन को बढ़ाने के लिए। जैसे ओजोन की जो क्षरण हो रही थी ओजोन परत की, उस क्षरण को रोकने के लिए, उसको वापस से पहले के स्टेट में ले आने के लिए ये इस प्रोटोकॉल में कुछ नियम कानून बनाए गए थे। इसके बाद आता है आपके पास क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था, 1997 में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था, किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उद्देश्य से क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किया गया था। अब ये 1997 में था, और ये ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करने के लिए था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी चीज़ है वो है ग्रीन हाउस गैस। ठीक, अब पेरिस एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए था, पेरिस एग्रीमेंट का संबंध है सोलर अलायंस से। सोलर अलायंस में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, सोलर अलायंस में इंडिया और फ्रांस सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाता है ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका ये सही हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 5 यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं, ये सारी की सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस खूब आते हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज़ कब किस ईयर में बनी, ठीक है, इस तरीके से आपको इन ऐसे क्वेश्चंस का जो ईयर है वो ध्यान रखना है कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी बनी, अस्तित्व में आई। ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका आपको नाम ध्यान में रखना है। तो वन बाय वन हम इन सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ का हम जो फाउंडेशन ईयर है वो हम बताते हैं आपको। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। यूपी राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसके बाद आता है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको आज के समय में हम वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं इसको। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है, और लास्ट में आता है मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। तो सबसे लास्ट में जो यूनिवर्सिटी आएगी, जो अभी मतलब अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में इनकी स्थापना के अकॉर्डिंग लगाएं, तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी किसमें, देखिए यहाँ पर 2। तो सबसे पहले आएगा आपका कौन सा, डी, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ये आएगा। यस, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। तो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम, कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम, और यही नहीं, आपको उनकी NIRF रैंकिंग के भी जो हैं वो भी ध्यान में रखने हैं कि इस समय NIRF रैंकिंग में टॉप 5 या टॉप 10 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये इन सब कुछ क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ करके जाना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल और फिर कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा।